5:30 को लिख देना। ठीक है, ओके ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़ना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखा है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स एंड 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। तो एक बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, कौन कौन से टाइप के यहां पर गिवन है। तो सबसे पहले हम सपोज ये एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में अब हम कंसीडर करते हैं 10 रेड, 20 ब्लू एंड 30 ग्रीन, इतने टोटल मार्बल्स हैं। 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that it all will be blue? तो इसमें से कितने मार्बल्स निकाल रहे हैं? 5 marbles are drawn from this. What is the probability that all blue? तो टोटल कितने मार्बल्स है इसके अंदर? 60। तो 60 में से कितने का सिलेक्शन हो रहा है? 5 का। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, अब जब भी नंबर ऑफ सिलेक्शंस ज्यादा होते हैं, ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, तो हम कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं व्हेन ऑर्डर डजंट मैटर। तो यहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जब निकालेंगे, एन ऑफ एस जब निकालेंगे, तब हम देखेंगे टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट इज 60 एंड वी आर सेलेक्टिंग 5 एट ए टाइम। सो नंबर ऑफ combination for that will be 60C5 or number of element in sample space will be 60C5। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल टू इवेंट ई, यहां पर इवेंट ई हमने कैसे डिफाइन किया है? ऑल आर ब्लू, ऑल आर ब्लू। तो अब लाइन से चलते हैं। रेड कितने हैं? 10 है। 10 में से कितने का सिलेक्शन होना चाहिए? एक भी नहीं, मतलब 10C0। ब्लू कितने हैं? 20। 20 में से कितने का सिलेक्शन? 5 का। ग्रीन कितने? 30। 30 में से कितने का सिलेक्शन? 0 का। आपको पता है कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो N ऑफ E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20C5 हो जाएगी। क्लियर? अब यहां पर दो चीजें देखो, N ऑफ S एंड N ऑफ E, ये दोनों चीजें आपको मिल गई। अब आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। वैल्यू पुट कर दो 20C5 अपॉन 60C5। फर्दर कैलकुलेशन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूं, सेकेंड पार्ट पे मूव करता हूं। यस सर। ओके, तो सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, मतलब कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए, बाकी और कोई कंडीशन नहीं। तो देखो यहां पर हम किस किस चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ग्रीन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ग्रीन। समझ में आया? मतलब आपको ये सब प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन। काफी लेंदी प्रोसेस है। बेटर देन दिस हम एक काम करते हैं, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन को माइनस कर देते हैं, then also you will get probability of at least 1 green। clear हुआ ये concept? because 0 green, 1 green, 2 green, 3 green, 4 green and 5 green, all these events are exhaustive events। okay, so 1 minus probability of 0 green will give you the probability of at least 1 green, so that is equal to 1 minus probability of 0 green, मतलब कि ये जो 10 रेड और 20 ब्लू है, पूरे 5 इसी में से सेलेक्ट होना चाहिए। तो टोटल जो सिलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 30C5। मैंने एक साथ उसको लिख दिया 30C5।
ठीक है, और जो ग्रीन वाला है उसमें से जीरो सिलेक्शन, मतलब 30C0 डिवाइडेड बाय 60C5, दैट्स इट। फर्दर ये हो जाएगा 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5। कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर समझ में आया? ये पूरा कैलकुलेशन करके बुक से आंसर मैच करना आप लोगों का होमवर्क है। इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा वंशिका शिवहरे, आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड? 3 diamond and 1 spade. What is the probability of obtaining 3 diamond and 1 spade? ठीक है, ओके। तो आप लोगों को पता है डायमंड एक सूट होता है आउट ऑफ 4 सूट्स, और स्पेड भी एक सूट होता है आउट ऑफ 4 सूट्स। ठीक है, स्पेड का सिंबल शायद यही रहता है ना, हाँ यही रहता है। ओके, सो 52 में से 4 कार्ड्स निकल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे ये बताओ मुझे। गुड, 52C4। और n ऑफ e ये कितना होगा ये बताओ। करेक्ट, 13C3 इंटू 13C1, मतलब 13 डायमंड में से 3 का सिलेक्शन, 13 स्पेड्स में से 1 का सिलेक्शन, और बाकी 13C0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E विल बी 13C3 into 13 divided by 52C4। मैंने इस 13C1 की जगह पे लिख दिया 13, क्योंकि आपको पता है ना प्रॉपर्टी NC1 इज इक्वल टू n। और इसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये फर्दर आपका होमवर्क रहेगा। इरेज कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी चलते रहना ना, एकदम फास्ट करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि ये हो जाए तो फिर मैं ना आप लोगों के टेस्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, ए die has 2 faces each number 1, 3 faces each number 2 एंड 1 फेस नंबर 3। तो एक डायस में जो कि 6 फेसेस होते हैं, तो 2 फेसेस में 1 लिखा है, 3 फेसेस पे 2 लिखा है, और एक फेस पे 3 लिखा हुआ है। तो ये सैंपल स्पेस है आपका। ठीक है, इफ डायस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? बताओ आंसर। 1/2, सिंपल एकदम। 3 बार 2 है तो 3 डिवाइडेड बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, it is also 1/2. Probability of not 3, 5/6. Good, simple question। इरेज कर रहा हूं, किसी कुछ डाउट तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स sold and 10 equal prizes awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 ticket, 10 ticket? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम 1 टिकट बाय करते हैं, तो उस केस में क्या होगा समझते हैं। टोटल कितनी टिकट्स है? 10,000 टिकट्स है। उसमें कितने में प्राइजेस है? 10 में प्राइजेस है। तो पहले ये समझ लो कि आउट ऑफ 10,000 टिकट्स 10 टिकट्स ऐसी हैं जिनमें प्राइज है, और रिमेनिंग 9,990 टिकट्स ऐसी है जिसमें नो प्राइज, कोई प्राइज नहीं है। ठीक है, अब आपने एक टिकट खरीदी, क्या चांस है कि आपको प्राइज नहीं मिलेगा? करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो प्राइज व्हेन यू बाय 1 टिकट, that is equal to 9,990 divided by 10,000। समझ में आ गया?
तो ये तो बहुत आसान था, जब एक टिकट खरीदे तब बहुत आसान है। जब दो टिकट खरीदे तब क्या होगा? तब आप जब जब आप दो टिकट्स खरीद रहे हो तो आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होंगे वो कैसे निकलेगा? 10,000 में से 2 का सिलेक्शन, मतलब 10,000 C2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। और प्राइस नहीं निकलना, ये अगर आपका इवेंट है तो एन ऑफ ई, बताओ क्या होगा एन ऑफ ई? 9,990 C2। समझ में आ गया ये चीज? फिर उसके बाद आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। 10,000 C2, 10,000 इंटू 9,999 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, यही होगा शॉर्टकट से। और वैसे ही ये भी, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, वैल्यू पुट करो, डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? थर्ड पार्ट का आंसर बताओ तो क्या होगा सीधा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हाँ बोलो। यस, यस, गुड। 10,000 C10, 10 टिकट करे तो बस 10 का सिलेक्शन होगा, दैट्स इट। समझ में आ गया? वंशिका, वंशिका। यस सर। ओके, इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 5 एक बार जल्दी से पढ़ो, क्वेश्चन 5, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टू सेक्शंस 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। तो 100 स्टूडेंट्स का दो सेक्शन बना है, एक 40 का, दूसरा 60 का। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन? आप दोनों सेम सेक्शन में जाओगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सोचो। सबसे पहले 100 है, दो सेक्शन बना, सेक्शन ए जिसमें 40 स्टूडेंट्स, दूसरा सेक्शन बी जिसमें कि 60 स्टूडेंट्स। आप दोनों के सेम सेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए, ए और बी। समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? कैसे हम निकालेंगे कि वो ए में आएगा? अच्छा, इसमें एक चीज ना, हाँ, वैसे इसको मैं ऐसा लिख के बताऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर इन सेम सेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो सबसे पहले एन ऑफ एस लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो वो क्या हो जाएगा? 100 C2, दो का सिलेक्शन हो रहा है। एन ऑफ, 40 यस, या तो 40 C2 होगा, इधर 40 C2 और 60 C2। तो ये 40 C2 और 60 C2 के बीच में क्या आएगा? ये बीच में आएगा प्लस, करेक्ट। और इसको फर्दर सॉल्व करो, इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर हम आंसर लिखेंगे। 40 इंटू 39 अपॉन 2 प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 99 अपॉन 2। कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ रहा है आंसर?
एक मिनट, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो कितना है, ये हो जाएगा 65, 85 अपॉन 5 इंटू 33, 5 वन सा 5, 5 7 सा 17 अपॉन 33, ये मेरा आ रहा है। किसी का आया तो बताओ कैलकुलेशन करने के बाद। वंशिका और वंशिका, आप दोनों में से किसी का अगर आंसर आ रहा है ये वाला तो बताना। आया क्या किसी का 17/33? मयंक, सर 17/30 आ रहा है। 30? यस सर। नहीं, मेरे ख्याल से मैं सही निकाला हूं। चेक करो एक बार फिर से, बुक का आंसर चेक करो तो बुक में क्या लिखा हुआ है। मेरे को जहां तक याद है इसका आंसर यही है। यस सर, सेम है। हाँ, तो कैलकुलेशन में कुछ गलती कर रहे होगे, क्रॉस चेक करो कहां पर गलती कर रहे हो। ओके, अगर हो जाएगा तो मुझे सेकंड का बताना, जिनका हो गया वो सेकंड वाले का आंसर बताओ, या कैलकुलेशन छोड़ दो उसको बाद में आप लोग क्रॉस चेक करना, ठीक है। आप मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बताओ क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, यस, 1 - प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इन सेम सेक्शन, तो 1 में से आप इसको माइनस कर दो, सो ये कितना आ जाएगा 1 - 17/33 एंड यू विल गेट 16/33। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे इसीलिए याद है इसका आंसर, क्योंकि 16, 17, 33 ये कॉम्बिनेशन बनता है ना। ओके, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सेकेंड, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है ठीक से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them। मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, 3 लेटर्स हैं, सपोज ये 3 लेटर्स हैं और 3 एनवलप्स हैं इन लेटर्स के लिए, ठीक है। तो सपोज ये 3 एनवलप्स हो गए इनके लिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है 3 letters आर डिक्टेटेड टू 3% एंड एन एनवलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम। तो इसमें मार्किंग भी कर देते हैं सो दैट पता रहे एड्रेसिंग है, जैसे कि ये लेटर ए है, ये लेटर बी है, ये लेटर सी है, तो ए का एनवलप ये, बी का एनवलप ये, सी का एनवलप ये, ठीक है। द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू एनवलप एंड एट रैंडम, मतलब रैंडमली हमने लेटर को एनवलप में इंसर्ट कर दिया, so that each envelope contains exactly 1 letter, so that हर एक envelope में एक ही लेटर जाए। Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope, मतलब कम से कम एक लेटर जो है प्रॉपर एनवलप में जाना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब बताओ क्या होगी इस चीज की प्रोबेबिलिटी। हम्म,
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि n ऑफ s क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होगा। अगर हमारे पास 3 वैकेंट प्लेसेस है, 3 ऑब्जेक्ट्स है फिल करने के लिए, सो फर्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ऑब्वियसली। सेकंड प्लेस के पास 2 ऑप्शन, थर्ड प्लेस के पास ओनली 1 ऑप्शन। सो टोटल 6 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो 6 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उनको उनमें कौन कौन से पॉसिबल केसेस होंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूं, 1 2 3 इस तरह से मार्क कर देता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। हो सकता है A1 B2 C3 ऐसा बने एक आउटकम, मतलब लेटर ए एनवलप 1 में गया, लेटर बी एनवलप 2 में गया, लेटर सी एनवलप 3 में गया, मतलब तीनों करेक्ट में गए। ये पहला आउटकम हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? ए 2 में गया, बी 1 में गया और सी 3 में गया, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? ए 3 में गया, बी 2 में गया, सी 1 में गया, मतलब ए और सी का रिप्लेस हुआ। देखो पहले में हमने क्या कंसीडर किया कि ए और बी का लेटर इंटरचेंज हुआ, दूसरे में हमने क्या कंसीडर किया कि ए और सी का लेटर इंटरचेंज हुआ। अब और कौन सा इंटरचेंज हो सकता है? ए का करेक्ट गया और बी 3 और सी 2 हो गया, मतलब बी और सी का इंटरचेंज हुआ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? A1, ये हो सकता है। ठीक है, तो कितने आउटकम हो गए? 1 2 3 4, 4 आउटकम्स तो हो गए। 5 एंड 6 दो आउटकम्स बच गए। तो और दो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? और दो आउटकम्स ये हो सकते हैं कि ए का 2, बी का 3, सी का 1, मतलब तीनों गलत हुआ। फिर ए का 3, बी का 1, सी का 2, ये भी तीनों गलत हुआ। और कुछ हो सकता है? बस, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब अगर इस 6 पॉसिबल आउटकम्स में हमको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी, एटलीस्ट 1 लेटर इज इन प्रॉपर एनवलप, कम से कम एक प्रॉपर एनवलप में जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम एक और एक से ज्यादा प्रॉपर एनवलप वाले काउंट ले लेंगे। मतलब ये तीनों प्रॉपर में है, ये भी तीनों प्रॉपर में है, ये तीन में से सॉरी दो प्रॉपर में है, ये दो प्रॉपर, एक सॉरी एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इन प्रॉपर एनवलप, ये भी। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे 4। बाकी जो दो है उसमें तीनों जो है वो करेक्ट एनवलप में नहीं गए हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इन प्रॉपर एनवलप, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 4/6। समझ में आया? दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर हुआ ये चीज? हो गया, तो मैं इरेज कर रहा हूं फिर इसको, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्लास में जो हमने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज देखी थी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.69, ए इंटरसेक्शन बी इज 0.35। ये सब चीजें गिवन है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या होता है बताओ जल्दी? करेक्ट, करेक्ट, गुड। ये फॉर्मूला होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35। बताओ सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? ए यूनियन बी। 0.88। 0.88। ओके, ठीक है। सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट क्लास में बताया था डी मॉर्गन लॉ से इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही हो जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और वन माइनस में आ जाएगा ये। तो वन माइनस 0.88, इट मीन्स यू विल गेट कितना आ जाएगा 0.12। कॉमन मिस्टेक है टू टू बोलने की, इसीलिए मैं पूछा था। ठीक है, ओके अब आते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। बताओ पिछली क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में से कॉमन वाले को हटा देंगे तो ओनली ए ये मिलेगा। इसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए भी बोलते हैं, और इसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी ये भी बोलते हैं। तो बताओ क्या आएगा ये, 0.54 माइनस 0.35, दैट विल बी 0. कितना आ रहा है 19। 19, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर तो आप बता सकते हो। Probability of B intersection A complement, it is probability of B minus probability of A intersection B, बताओ 0.34 यही आ रहा है। हो गया वंशिका? यस सर। ओके इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन 7 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम the employees of a company 5 person are selected to represent the managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follows. तो ये 5 persons को select from employees of company, 5 persons are selected to represent the managing committee of the company. Particulars of 5 persons, ये तो description given है, कितने मेल्स है, 3 मेल्स है, 2 फीमेल्स हैं, एज गिवन है। ठीक है, अब बोल रहा है अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। एक स्पोक्स पर्सन सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35। तो या तो मेल होना चाहिए या 35 से ऊपर होना चाहिए, और लिखा हुआ है, मतलब हम दोनों के काउंट्स को ले लेंगे। तो मेल वाले को हाईलाइट कर दो, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ओवर 35 वाले फीमेल को भी हाईलाइट कर दो, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गया 4, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गया 5। तो आपका आंसर क्या होगा 4/5। समझ में आ गया? इसको मैंने पूरे डिटेल में नहीं बताया है, एक्चुअली आप डिटेल में लिखोगे तो इवेंट ई डिफाइन करोगे। इवेंट ई क्या रहेगा, पर्सन सेलेक्टेड बीइंग मेल। ठीक है, फिर उसके बाद इवेंट ई के एलिमेंट अगर निकालोगे तो हरीश, रोहन, सलीम ये आ जाएगा। फिर इवेंट एफ डिफाइन करोगे, पर्सन विथ एज मोर देन 35। तो पर्सन एफ, एफ के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, मोर देन 35 वाले कौन कौन से हैं, शीतल और कौन है, सलीम, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ई यूनियन एफ निकालोगे, दोनों का यूनियन निकालोगे तो हरीश, रोहन, शीतल, सलीम ये सब आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दैट इज 5। सो आंसर आ जाएगा 4/5। एक्चुअल में ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है जिससे हमने पूरा इवेंट्स डिफाइन करके लिखा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब रहेंगे तब आपको ये अप्रोच यूजफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, if 4 digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when digits are repeated? ठीक है, तो
कंडीशन समझो, 5000 से बड़े वाले नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, इससे बड़े नंबर बन रहे हैं। What is the probability that number is divisible by 5? Divisible by 5 की probability कितनी है जब repetitions allowed है, केस 1। कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल है? 0, 1, 3, 5 एंड 7। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रिपीटेशन जब अलाउड है तो कितने डिजिट्स, कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे 5000 से बड़े वाले, ठीक है। तो इसके लिए हमने बना दिया 4 वैकेंट प्लेसेस। अब फर्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? फर्स्ट प्लेस के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो 5 या तो 7, ये आ सकता है। सेकेंड प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। थर्ड प्लेस के पास भी 5 ऑप्शन, फोर्थ प्लेस के पास भी 5 ऑप्शंस। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे 5 5 25, 25 5 125 into 2, that is 250। तो 250 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि 5000 या उससे बड़े होंगे। मैंने क्या बोला? 5000 या उससे बड़े होंगे। इसका मतलब जो नंबर 5000 है वो भी इस काउंट में एडेड है, बट यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है ग्रेटर देन 5000। तो इसलिए हमको जो n ऑफ s जब हम निकालेंगे तो उसमें से 250 में से -1 करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 5000 इसमें इंक्लूड हो गया उसको हटाना पड़ेगा। समझ में आया मैंने जो बोला? सो n ऑफ s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 249। सो 249 4 digit numbers will be there which are greater than 5000 and when repetition is allowed। क्लियर ये चीज? अब हम दूसरा कंसीडरेशन लेते हैं कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, अच्छा इसको मैं थोड़ा इधर साइड कर देता हूं, ठीक है। अब दूसरे केस में ना, अब यहां पर हम फिर से वो 4 वैकेंट प्लेसेस बनाते हैं, ये 4 वैकेंट प्लेसेस। अब बोल रहा है कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, ये सारी कंडीशन है। तो यहां पर हम ये कंसीडर करते हैं कि पहला जो डिजिट है, पहला जो प्लेस है उसमें आ रहा है सपोज 5, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, तो डिविजिबल बाय 5 होने के लिए यहां पर क्या आना चाहिए? या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मतलब इस वाले के पास अभी कितने ऑप्शंस हैं? ओनली 1 ऑप्शन। इस वाले के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस। और रिमेनिंग प्लेसेस पे कितने ऑप्शंस हो गए? यहां पर 5 ऑप्शन, यहां पर भी 5 ऑप्शन। समझ में आया? ये वाला 1 बिल्कुल लेंगे ना, सेकंड केस में लेंगे ना, अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी हमने बस इसका काउंट किया, तो इसका जब आप काउंट निकालोगे तो 2 5 10, 10 5 50, मतलब 50 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि 5 से स्टार्ट होंगे और डिविजिबल बाय 5 होंगे। लेकिन इसमें -1 करना पड़ेगा। क्यों -1 करना पड़ेगा? क्योंकि फिर से 5000 उसकी कंसिडरेशन में आ जाएगा। सो 49 सच नंबर्स विल बी देयर which starts with 5 and divisible by 5 and more than 5000। क्लियर? अब हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं यहां पर का, जब ये डिजिट्स जो हैं स्टार्ट होंगे 7 से। तो जब 7 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? 7 से स्टार्ट होने के बाद यहां पर 5 आना चाहिए, यहां पर 0 आना चाहिए, यही चीज है, ठीक है। इसके पास कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। इसके पास कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। इस वाले के पास तो एक ही ऑप्शन है ना, क्योंकि सिर्फ 7 आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले के पास 2 ऑप्शन है ना, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, 25 इंटू 2 मतलब ये कितना हो जाएगा? 50। तो 50 हो जाएगा। तो 50 प्लस 49 दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 99। तो ये कितना हो जाएगा? एन ऑफ ई की वैल्यू आ जाएगी 99। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे हम यहीं पर 2 ले लेते तो वो आ जाता को, उसमें मैंने 2 अलग अलग केस बना लिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आता ना, 2 लेते तो गलत हो जाता। हाँ, -1 करते तो आ जाता, करेक्ट। एन ऑफ ई की वैल्यू 99, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी 99 अपॉन 249। ये होना चाहिए आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लो तो
ये आगे सिंप्लीफाई भी होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 33/3 इट्स चेक करो तो क्या आ रहा है आंसर। 2/5 आ रहा है फर्स्ट पार्ट का आंसर। कैसे 2/5 आ रहा है, हमने गलत किया क्या कुछ? नहीं नहीं, क्यों नहीं करेगा -1? -1 नहीं करेंगे तो कैसे 2/5 आ जाएगा? 100/250। नहीं ना, ग्रेटर देन 5000 बोला है, मतलब करना पड़ेगा ना। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, हमने सारा कंसिडरेशन सही किया ना। फर्स्ट प्लेस के बस 2 ऑप्शन, 555। फिर से चेक कर तो आंसर अच्छे से। 16th मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन, यही है आंसर। फेवरेबल आउटकम 2 हो गया, 255। 100 - 199 अपॉन 249। और कोई कनेक्टेड है वंशिका? यस सर। देखो तो कुछ समझ में आ रहा है कहीं पर कुछ एरर हमारे एंड से? Four-digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 3 plus 2, 5 digits available है। ओके, सेकेंड पार्ट एक बार ट्राई करो तो। मैं एक सेकेंड ना इसमें चेक कर रहा हूँ। यार आंसर तो सही आ रहा है, 33/83 है। हाँ, ये देखो। भाई मैं सोचा गलत कहाँ पर हो रहा है। हम्म, तुम्हारी बुक में क्या आंसर दिया वंशिका? वंशिका तुम्हारी बुक में कुछ क्या आंसर दिया बताओ। देखो ये मेरी बुक में तो यही आ रहा है, 33/83। ठीक है, और सेकेंड पार्ट का आंसर 3/8 आ रहा है। ओके, यस सर। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। 30/83 करेक्ट है हमारा आंसर। यस सर, 33/83। हम्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पे लिखा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। नाउ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 5000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। डिजिट्स कौन कौन से हमारे पास? 0, 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, तो एन ऑफ एस पहले निकालते हैं। एन ऑफ एस निकालने के लिए हमारे पास कितने वैकेंट प्लेसेस?
4 वैकेंट प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस। सेकंड प्लेस के पास कितने ऑप्शंस बचेंगे अब? 4 ऑप्शंस। थर्ड प्लेस के पास 3 और लास्ट प्लेस के पास 2 ऑप्शंस। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12, 12 2 क्यों? दो बचेगा ना, करेक्ट, क्योंकि 5 है ना हमारे पास डिजिट्स। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 इंटू 2 मतलब 48। तो एन ऑफ एस की वैल्यू हो जाएगी 48। ओके, अब उसके बाद एन ऑफ ई निकालते। तो एन ऑफ ई के लिए देखो फिर से हम क्या कंसीडर करेंगे? डिविजिबल बाय 5 होना, ये है हमारा एन ऑफ ई। तो उसमें क्या हो सकता है? या तो इस प्लेस पे 5 आएगा फर्स्ट केस, या तो इस प्लेस पे 0 आएगा सेकंड केस। ये दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। जब फर्स्ट प्लेस पे हम 5 कंसीडर कर रहे हैं तो सेकंड प्लेस के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 7 होने का। ठीक है, मतलब यहां पर 1 ऑप्शन, यहां पर 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शंस खत्म हो गए। तो ये वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शंस बचते हैं? 3 ऑप्शन, और ये वाले प्लेस के पास 2 ऑप्शन। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे 6 पॉसिबल नंबर्स बनेंगे, जो कि 7 से स्टार्ट होंगे, 5 पे एंड होंगे विद द डिजिट्स दिस। ठीक है, अब सेकंड केस हम ये लेते हैं जब लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तब फर्स्ट प्लेस के पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 से स्टार्ट होगा या 7 से स्टार्ट होगा। सेकेंड प्लेस के पास कितने ऑप्शन? 2 तो यूज हो गया, मतलब 3 ऑप्शंस, यहां पर 2 ऑप्शंस, और ये तो एक ही ऑप्शंस था। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। सो एन ऑफ ई की वैल्यू इस केस में कितने आ जाएगी? 6 प्लस 12 दैट इज 18। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 18 अपॉन 48। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 6 8 ज़ा 48। सो आंसर आएगा 3/8। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? इरेज कर दो। ठीक है, क्वेश्चन 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है? द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट्स दैट इज 0 to 9। आपने देखा होगा साइकिल में भी नंबर लॉक आता है, रोटेटिंग व्हील वाला, उस टाइप का नंबर लॉक है। 0 से 9 तक के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विथ नो रिपीट्स। मतलब लॉक तब ओपन होगा जब वो चारों डिजिट्स डिफरेंट होंगे और एक सिंगल कॉम्बिनेशन बनेगा तब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस? तो हमारे पास 4 वैकेंट प्लेसेस है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में? फर्स्ट प्लेस के पास 10 ऑप्शन, सेकेंड प्लेस के पास 9 ऑप्शन, थर्ड प्लेस के पास 8 ऑप्शन, और लास्ट प्लेस के पास 7 ऑप्शन। इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 98 9 ज़ा 72, 720 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14 का 4, ये आ गया 1, 7 7 ज़ा 49 प्लस 150, तो 5040। इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब एन ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5040। अब फेवरेबल आउटकम मतलब कि करेक्ट सीक्वेंस एक ही होगा, ऑब्वियस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 1 अपॉन 5040। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया वंशिका? क्लियर? यस सर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में यहां पर कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने चाहिए, और दूसरा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी पे बेस्ड वाले क्वेश्चंस। अब बाकी सब आपके स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि होम एग्जाम रहता है, जो टीचर ज्यादा अच्छे से पढ़ाता है, ज्यादा प्रैक्टिस कराता है, उसके क्वेश्चन ज्यादा देता है यूजुअली। ठीक है, अच्छा कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज कोई डाउट नहीं तो फिर टेस्ट पेपर में कुछ डाउट था क्या? कौन से क्वेश्चन में डाउट था मयंक? परमिटेशन कॉम्बिनेशन का कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ, फिफ्थ वाले में? अच्छा, फिफ्थ में बना ही रहा था, चलो जल्दी से देख लेते हैं। कमिटी ऑफ 5
is to be formed from 6 men and 4 women. In how many ways can this be done? At least 2 women are included. मतलब कम से कम 2 women include होनी चाहिए. ठीक है, तो मतलब क्या क्या हो सकता है? या तो 2 women होगा, ठीक है, देखो यहां पर हम कंसिडरेशन करते हैं 2 वुमेन प्लस 3 मैन, ये हो सकता है. और क्या हो सकता है? और 3 वुमेन प्लस 4 मैन, नहीं 3 वुमेन प्लस 2 मैन. और क्या हो सकता है? 4 वुमेन प्लस 1 मैन, यही हो सकता है. 4 से ज्यादा वुमेन तो हो ही नहीं सकती. तो 2 वुमेन 3 मैन, इसके लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 6C3, 6 में से 3 का, 4C2 और है मतलब प्लस 3 वुमेन मतलब 2 मैन मतलब 6C2 इंटू 4C3 प्लस ये हो जाएगा 6C1 इंटू इंटू वॉट 6C1 इंटू 4C4, ये आ जाएगा. समझ में है? फर्दर इसका कैलकुलेशन कर लो. तो इसका कैलकुलेशन मैं नीचे करता हूँ. 6C3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 4C2 की वैल्यू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 6C2, तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4C3 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है, प्लस 6C1 की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. 3 टू जा 6 और ये 6 कैंसल आउट हुआ और 2 टू जा 4 ये हो गया, 4 5 जा 20, 20 इंटू 6 120. एक मिनट, 20 इंटू 6, हाँ 120, 5 4 जा 20, 26 120. फिर 2 1 जा 2, 2 जा 4, 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 60 प्लस 6, मतलब आपका ये आ जाएगा 186. ये होगा आपका आंसर. दूसरे का एटमोस्ट नहीं, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन, तो उसका हाँ वही आ रहा है काउंटिंग में. प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, 0 वुमेन प्लस 5 मैन, ठीक है, और 1 वुमेन प्लस 4 मैन और 2 वुमेन प्लस 3 मैन. तो 0 वुमेन के लिए क्या हो जाएगा? 4C0 इंटू 6C5 प्लस 4C1 इंटू 6C4 प्लस 4C2 इंटू 6C3, ये हो जाएगा, ठीक है. 4C0 की वैल्यू 1 होती है, 6C5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, प्लस 4 इंटू 6C4 मतलब 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 4C2 मतलब 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ठीक है. 3 टू जा 6 और ये 6 कैंसल आउट हो, 2 टू जा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 टू जा 6 5 जा 30, 2 जा 60 प्लस 3 टू जा 6, 6 एंड 20 120. यस, इसमें भी सेम आ रहा है 186. तो दोनों पार्ट का आंसर सेम आएगा 186, ठीक है. और बताओ किसमें डाउट है? हाँ, फोर्थ का आंसर मेरे ख्याल से r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 है. मैं अभी आने के पहले ही तो बताया था. 2 और 3 किसका कौन सा वो देखना पड़ेगा, ठीक है. हाँ, r का ही 2 है शायद, r का 2 n का 3. हाँ, और कोई सा डाउट इसमें? और वंशिका तुम्हारा कोई डाउट? तुम्हारा क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज किया था ना, क्लियर? Yes, sir. और इसमें से कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके, ठीक है, मैं चेक करता हूँ मार्क्स आप लोगों को फिर भेजता हूँ मैं आजकल में, ठीक है. ओके, ठीक है, रख लो.